जय हिंद। होप स्टडी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी के समकक्ष जो है उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि हम बायोलॉजी में बायोलॉजी का दो पार्ट होता है, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। ठीक है, तो अभी हम जूलॉजी वाला सेगमेंट देखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, और इसके बाद इसके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी देखेंगे। हमको मेन चीज़ों को देखना है क्योंकि आपको पता है हर एक अध्याय में सभी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा सेल, कोशिका। कोशिका क्या है? तो कोशिका हर एक जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? सेल। तो आपको कोशिका से क्या याद रखना है? जो कोशिका है वो जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक। अगला देखिए, यहाँ पे बताया गया है जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। जो कोशिका होती है वो प्रोटोप्लाज्म से बनी संरचना है और इस जीव द्रव्य में कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती। तो आपको पता है कि सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो एक हाथी है उसका सेल अलग होगा किससे? एक मानव के सेल से। ठीक है, और अलग अलग सजीवों की कोशिका का आकार, स्वरूप तथा संख्या एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका। देखिए, जिसको हम हाईलाइट करेंगे आपको वो सब टर्म याद रखना है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेटेकम। ठीक। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पे आपको ये नहीं याद रखना है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? मनुष्य के सेरिबेलम के गेन्यूल कोशिका। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन है। यहाँ से आपको ये 5 पॉइंट याद रखना है। संसार की सबसे छोटी कोशिका, अब बस माइकोप्लाज्मा याद रखिए। माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शरीर की सबसे छोटी कोशिका मनुष्य के सेरिबेलम का गेन्यूल कोशिका। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। आपको ये याद रखना है। जब हम पूरा पढ़ लेंगे पहला चैप्टर तो फिर हम इसका रिवीजन भी करेंगे। ठीक है। अगला देखिए, कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार एवं आकृति भिन्न भिन्न होती है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हम सब जानते हैं। कुछ कोशिका आकार अपना पल पल में बदलते भी रहते हैं। अमीबा तथा मनुष्य का WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। देखिए, अमीबा तथा मनुष्य का जो WBC का कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। ये क्या करते हैं? ये अपना आकार बदलते रहते हैं। ठीक। सभी सजीवों में कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती है। कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों को दो समूह में रखा जाता है। कोशिका के आधार पर जो है, कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों को दो समूह में बांटते हैं। पहला समूह है आपका यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका। एक कोशिकीय उसे कहते हैं जो केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है। एक कोशिकीय जीव में आंखें दिखाई नहीं देगी,
इन्हें देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। अगला है मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में क्या है, अनेक कोशिका से मिलकर वो बनते हैं। जैसे जो आपको दिखने वाला है, सभी दिखने वाला सजीव, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो कुत्ता, भेड़, बकरी और मानव इत्यादि। ठीक है। विभिन्न सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी, यह सजीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतनी ही अधिक होगी। ये भी बात सही है। कोशिका का विकास क्रम का अगर हम बात देखें तो सन 1590 में जेनसेन तथा जेड जेनसेन और एच जेनसेन ने माइक्रोस्कोप की खोज की और यहाँ से क्या है कि सेल का जो अध्ययन है वो स्टार्ट हो गया। ये घटना 1590 की है। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक अपने द्वारा माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज करते हैं और उनका नामकरण जो है वो भी रॉबर्ट हुक के द्वारा किया जाता है। कोशिका सेल लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जो सेल है वो लैटिन शब्द है और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज कॉर्क पेड़ के छाल के टुकड़ों में किया। तो खोज किसमें किया, पेड़ के छाल के टुकड़ों में। और जो पहला उनके द्वारा खोजा गया कोशिका जो था वो मृत कोशिका था, ना कि जीवित कोशिका। ये घटना है 1665 की। आगे 1683 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करते हैं और ल्यूवेनहॉक ने पहले की तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी कोशिकाओं को देखा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन कोशिका के मध्य एक गोल संरचना देखी जिसे केंद्रक का नाम दिया गया। यानी जो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने केंद्रक की खोज की। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला बताया गया है 1838-39 में। तो 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका मतवाद यानी सेल थ्योरी, ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया, सेल थ्योरी। ठीक। जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका से निर्मित है। स्लाइडेन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया उसका प्रमुख बात क्या है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं। परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया में हो उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है। मतलब जब भी सेल डिवीज़न होगा, ठीक है, जब भी सेल डिवीज़न होगा तो उसमें जो मेन काम है वो कौन करेगा, केंद्रक। ठीक है, उसमें मेन काम आपका केंद्रक ही करेगा। अगला 1839 में पुरकिंजे ने क्या किया, जीव द्रव की खोज या कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल एवं दानेदार पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया। या जीव द्रव की खोज पुरकिंजे ने किया 1846 में। पुरकिंजे के बाद वॉन मॉल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव की खोज की। वॉन मॉल ने जीव द्रव की खोज की। 1855 में रुडोल्फ विर्चोव
ने यह पता लगाया कि कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका के विभाजन के स्वरूप होता है। यानी रुडोल्फ विर्चॉफ ने बोला कि कोशिका का जो विभाजन है वो कोशिका का निर्माण पहले से जो मौजूद सेल है उसी से होता है। यहाँ पे विभाजन का अर्थ है, मैं थोड़ा क्लियर करूँ, विभाजन का अर्थ होता है एक सेल का 2 टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है। 1861 में मैक्स शुल्ज ने कोशिका को जीव द्रव्य का एक पिंड बताया। उनका यह मत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाता है। 1831 में नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद तो कोशिका का क्षेत्र जो है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया और बहुत सारे रिसर्च यानी अध्ययन होने लगे। अब हम देखते हैं कोशिका की संरचना। बात करें कोशिका की संरचना की तो कोशिका की संरचना की अगर हम बात करें तो कोशिका को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है कोशिका झिल्ली और होता है जीवद्रव्य। कोशिका को 2 रूप में बांटा जाता है, पहला कोशिका झिल्ली और दूसरा जीवद्रव्य। पुनः जीवद्रव्य 2 हिस्सों में विभक्त हो जाता है। जीवद्रव्य को पुनः 2 हिस्सों में विभक्त किया जाता है, एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक। कोशिका द्रव्य में ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती है जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जीवद्रव्य संरचनाएं, इसके अंतर्गत जीवित संरचनाएं आते हैं। जब भी जीवद्रव्य रचनाएं या संरचना आएगा तो इसमें हमेशा जीवित रचनाएं आएंगी जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, जैसे सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लवक, लाइसोसोम, अंतराद्रव्य जालिका, अंतरप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी इकाई। दूसरा देखते हैं मेटाप्लास्ट। मेटाप्लास्ट क्या होता है? निर्जीव होता है और जब ही निर्जीव है तो इसमें ना ही बढ़ने का ना ही विभाजन का क्षमता होगा। मेटाप्लास्ट के अंतर्गत रसधानी, वसाकण, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, पित्त आदि आते हैं। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतली, जीवित, मुलायम तथा लचीली झिल्ली होती है जो कोशिका झिल्ली कहलाता है। यह लगभग 25 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। जैसे ये कोई झिल्ली है, जैसे अगर ये कोई सेल है तो कोशिका झिल्ली इसके बाहरी इस तरीके का संरचना है। कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। जो कोशिका झिल्ली है, जैसे ये जो है, ये कोशिका झिल्ली बाहरी वातावरण से अलग करती है। जो कोशिका झिल्ली है वो अर्ध पारागम्य तथा चयनात्मक पारागम्य होती है, क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इस झिल्ली में 2 परत प्रोटीन की तथा इनके बीच 1 परत वसा की होती है। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल, जो कोशिका झिल्ली के तरल मोजाइक मॉडल सिंगर एवं निकल्सन ने दिया था। कोशिका झिल्ली के अगर हम प्रमुख कार्यों की बात करें तो ये कोशिका को निश्चित आकृति देता है तथा कोशिका के भीतरी संरचनाओं को बाहरी आघातों से बचाता है। कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर आने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सीलिया, फ्लैजिला तथा कूटपाद का निर्माण होता है। कोशिका द्वारा होने वाले परासरण तथा विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न होती है। अब देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पौधों तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत होती है। कोशिका भित्ति पौधों और कवक में पाई जाती है।
कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की तरह न तो जीवित रहती है और न ही अर्धपारागम। कोशिका भित्ति 3 परतों का बना एक मोटा भित्ति है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका भित्ति कोशिका को रक्षात्मक परत है जो कोशिका को निश्चित आकार और मजबूती तथा सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका को सूखने से बचाता है और विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है, ये याद रखिएगा। जो कोशिका भित्ति है वो एक निर्जीव संरचना है जो पारगम्य होता है और कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा देता है। अगला, कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य वह भाग है जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है, उसे ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। जब ही लिक्विड है तो वो किसी के बीच में ही होगा। कोशिका द्रव्य अर्धपारगम्य तथा अर्ध तरल पदार्थ है। यह एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें 80% तक जल होता है। जल के अलावा जीव द्रव्य में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य हैं। कोशिका द्रव्य में कई जीवित तथा कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनल कहते हैं। अगला, अंतर्द्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह एक महीन नलिकाओं का एक जाल जैसी संरचना के रूप में कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है तो कहीं कहीं पर केंद्रक झिल्ली से मिली होती है। यह संरचना लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अंतर्द्रव्यीय जालिका, वो लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम की उपस्थिति नहीं होती है। अपनी विशेष संरचना के कारण अंतर्द्रव्य जालिका को कोशिका या कोशिका द्रव्य का कंकाल कहते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका द्रव्य का कंकाल तंत्र कहा जाता है और इसकी खोज की बात करें तो पोर्टर, क्लाउडे तथा फूलम ने किया था, जबकि इसका नामकरण पोर्टर तथा कालमैन ने किया था। अंतर्द्रव्य जालिका को वर्तमान समय में एर्गेस्टोप्लाज्मा भी कहा जाता है। अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य की बात करें तो ये मुख्यतः कोशिका का परिवहन का कार्य करती है। अंतर्द्रव्य जालिका के नली में तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न हिस्सों में वितरित करती रहती है। कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा किया जाता है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है तथा खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। जो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करेगा, जबकि खुरदरी जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अंतर्द्रव्य जालिका उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिनमें प्रोटीन, वसा, हार्मोन का संश्लेषण होता है
जैसे मनुष्य के यकृत अग्नाशय की कोशिका में अंतर्द्रव्य जालिका की संख्या अधिक होती है। मानव यकृत में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यकृत को विष के प्रभाव को नष्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एक दानेदार संरचना है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या अकेले या गुच्छे के रूप में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। यह झिल्ली विहीन तथा सबसे छोटा कोशिका अंगक है। ये याद रखिएगा, सबसे छोटा कोशिका अंगक राइबोसोम है और कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम में सभी राइबोसोम मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए के धागे समान की संरचना पाई जाती है। राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बनता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट हैं, एक है 30S और एक है 50S। उसी प्रकार 80S राइबोसोम के दो सब यूनिट हैं, 40S और 60S। राइबोसोम की खोज की अगर हम बात करें तो राइबोसोम की खोज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबिन्स तथा ब्राउन ने किया था, वो भी पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज पैलाडे द्वारा किया गया था और नामकरण रॉबर्ट के द्वारा। यह राइबोसोम की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यतः काम प्रोटीन संश्लेषण का है और इसके अभाव में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हो पाना संभव नहीं है। इसीलिए जो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट अंगक है हमारा गोल्जी काय, या जो कोशिका द्रव में यह मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी काय मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। डाल्टन तथा फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी काय की संरचना को 3 भागों में बांटा: सिस्टर्नी, छोटे ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स तथा बड़ी रसधानी। गोल्जी काय की 3 भागों में बांटा जाता है, एक है सिस्टर्नी, दूसरा है छोटे ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स और है बड़ी रसधानी। और गोल्जी काय की जो गोल्जी काय की खोज है वो सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी द्वारा किया गया और इटली के ये न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने इस संरचना की खोज तंत्रिका यानी ब्रेन में की थी। कैमिलियो गोल्जी ने इस संरचना का नाम आंतरिक जालिकावत उपकरण रखा, परंतु बाद में इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ गया। बात करें अगर हम गोल्जी काय के प्रमुख कार्यों का, तो यह कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों का पैकेजिंग, संग्रह तथा स्रवण का कार्य करता है। यानी किसी भी कोशिका में पैकेजिंग का काम कौन करता है? गोल्जी काय करता है। और गोल्जी काय के कारण ही लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगक का निर्माण में वो मदद करते हैं और कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी काय में ही होता है। ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी काय में। अगला हम बात करते हैं लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम कोशिका द्रव की झिल्लीदार थैलियों जैसी संरचना है। इस थैलियों की आकृति हमेशा एक जैसी बनी रहती है। यह बहुरूपता को दर्शाते हैं। लाइसोसोम पौधे की कोशिका के तुलना में जंतु में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों में इनकी इतनी क्षमता है कि यह कोशिका द्रव एवं उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचनाओं को नष्ट कर सकता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1958 में डी डवे के द्वारा किया गया और इसी कार्य के लिए उन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। लाइसोसोम का मुख्य कार्य की बात करें तो यह टूटे फूटे भाग को पचा लेता है और कोशिका द्रव को साफ रखता है। यह आवश्यकता के अनुरूप कोशिका को भी नष्ट करता है। यह कोशिका को विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाता है। नेक्स्ट देखिए आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आकृति बात करें तो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील होता है। यह जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसके भीतरी झिल्ली में अनेक उंगली जैसी उभार निकला रहता है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। तो इसके भीतरी झिल्ली में क्रिस्टी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में घिरे जगह में मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स में राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयन तथा कई एंजाइम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें 70S होगा, यहाँ पे ये 5 नहीं है, ये S है। 70S प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधों की कोशिका में कम तथा जंतु कोशिका में काफ़ी अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था और नाम उन्होंने इसका बायोब्लास्ट रखा। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया यहीं संपन्न होती है तथा श्वसन के दौरान एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा होता है। ठीक, एटीपी जमा रहने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर ऑफ हाउस कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह। सबसे पहले किंग सबरी ने बताया था कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वारवर्ग ने कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में किया। अगला है लवक, प्लास्टिड। लवक केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका में पाए जाने वाले सभी कोशिकांग में सबसे बड़ा होता है, यानी सभी कोशिकांग में सबसे बड़ा। पैरों में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो लवक होता है। लवक में एक खास वर्णक पिगमेंट पाया जाता है। वर्णकों के आधार पर अगर हम लवक को बांटें तो 3 प्रकार के लवक को 3 प्रकार के में बांटते हैं। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट और वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक सबसे महत्वपूर्ण लवक है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में संपन्न होती है। हरित लवक मुख्यतः हरी पत्तियों के मेसोफिल कोशिका में पाई जाती है। सभी कोशिकाओं के हरित लवक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर समान नहीं दिखाई पड़ते। एक कोशिका में 1 से लेकर 80 तक हरित लवक हो सकते हैं जिसका व्यास 4 से 10 तक होता है। ये आपको लाइन याद नहीं रखना है, उसका व्यास, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे। हरित लवक का जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन हुआ है तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार निर्धारित हुई। हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है।
यह दोहरी झिल्ली पारगम्य है तथा प्रोटीन से बनी होती है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरल युक्त गुहा को एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा में महीन झिल्लीदार संरचनाओं को एस्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। एस्ट्रोमा लेमेली के बीच बीच चपटी एवं वृत्ताकार थैली एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं जिसे थैलोक्वाइड कहते हैं। थैलोक्वाइड प्रोटीन तथा लिपिड का बना होता है, ये आपको याद रखना है। थैलोक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहा जाता है। थैलेक्वाइड नामक थैली में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं को समूह को क्वांटासोम भी कहा जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र है और यह सिर्फ प्रकाश संश्लेषी पौधे में ही पाया जाता है। अगला देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। हमने अभी देखा है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, अब देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, इसे रंगीन लवक कहा जाता है। पौधे के हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के लिए वर्णी लवक ही उत्तरदायी है, यानी सभी रंगों के लिए वर्णी लवक उत्तरदायी है। जैसे गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन, हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल, पपीते का पीला रंग कैरिकाजेंथिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, सेब का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन, हल्दी का पीला रंग जैंथ्रोफिल, पपीते का पीला रंग कैरिकाजेंथिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, सेब का लाल रंग एंथ्रेसाइनिन। सभी रंगों के लिए उत्तरदायी वर्णी लवक वसा में घुलनशील होते हैं तथा मुख्य रूप से फूलों तथा फलों में ही पाए जाते हैं। गैरतलब है कि हरित लवक वर्णी लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं तथा वर्णी लवक हरित लवक में। तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तन हो सकते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। अगला हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। हमने पहले देखा हरित लवक, फिर देखा वर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो है यह पौधे के उन भागों की कोशिका में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। जैसे आप देखिएगा जड़, तना, आलू, प्याज जैसे हैं में यह लवक मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यानी अगर आप जड़ को देखेंगे तो वो सफ़ेद होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही नहीं, अगर इसके अलावा वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट भी नहीं होता है, जिसके कारण वह सफ़ेद ही दिखता है आपको। आलू देखिए, उसमें भी कोई रंग नहीं होता है, वो सफ़ेद रहेगा। प्याज भी सफ़ेद रहता है। यह लवक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का संग्रह करती है। यह लवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए एम्यूलोप्लास्ट स्टार्च संग्रह करने वाला, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करेगा, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करता है और एल्यूप्लास्ट वसा संग्रह करता है। ठीक, तो ये टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट का ये सब टाइप है। प्लास्टिड का ये टाइप ऑफ प्लास्टिड है। अगला देखते हैं सेंट्रोसोम या तारक काय। यह संरचना जो है केवल जंतु कोशिका में होगा और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह बेलन जैसा दिखता है और इसके चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसी संरचना होती है। इस संरचना को एस्ट्रल रेस कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम
या तारककाय का नामकरण बोवेरी के द्वारा किया गया। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगला रसधानी वैक्यूल्स। रसधानी जो है यह एक निर्जीव रचनाएं हैं, यानी रसधानी कोई सजीव संरचना नहीं है। यह पौधों की कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में काफ़ी छोटे आकार की रसधानी होगी या ना के बराबर होता है। रसधानी थैली समान आकृति है जो चारों ओर से झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। पौधों की रसधानियाँ में कोशिका रस भरा रहता है। कोशिका रस पौधों की कोशिका में जीव द्रव्य का निर्माण करता है। रसधानी जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ये आपको याद रखना है। कुछ एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ की रसधानी संकुचनशील होती है और यह रसधानी शरीर से अपशिष्ट तरल पदार्थों का संग्रह कर बाहर निकालने में मदद करता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुछ नवीन संरचनाएं का पता जीव वैज्ञानिकों ने लगाया है जो इस प्रकार है। एस्फेरोसोम्स जो है वो पौधों की कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। इसको यह वसा का संश्लेषण तथा संग्रहण करता है। नेक्स्ट है कोशिकीय पंजर साइटोस्केलेटन। यह प्रोटीन का बना एक सूक्ष्म तंतु या जाल है जो कोशिकीय द्रव में फैला रहता है। यह एक प्रकार का रचनात्मक ढांचा बनाकर कोशिका की आकृति बनाए रखते हैं। पेरोक्सिसोम। यह संरचना पौधों में प्रकाशीय श्वसन में मदद करता है। इसके द्वारा कोशिका में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 भी उत्पन्न होता है। माइक्रोट्यूबल्स छोटी छोटी नलिकाकार संरचनाएं हैं जो कोशिका द्रव में फैली रहती है। यह संरचनाएं कोशिका को गति कराने में सहायक होता है। अगला देखते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें तो सभी जीवित कोशिका के कोशिका द्रव के मध्य में गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। यह जीवित कोशिका के केंद्र में होता है। केंद्रक की अगर हम बात करें तो ये गोलाकार अंडाकार के अलावा किडनी की आकृति जैसे या घोड़े के पैर की आकृति जैसी भी हो सकते हैं। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते। कुछ कोशिका में 2 केंद्रक भी पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी कोशिका हैं जिनमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। सभी जीवित कोशिका का केंद्रक एक समान नहीं होता। केंद्रक की आकृति कोशिका के क्रिया या उसके कार्य पर निर्भर करता है। एक केंद्रक की संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। एक केंद्रक के अंदर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, तो एक एक को चलिए देखते हैं। पहला है केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलोप। यह दोहरी परत की बनी झिल्ली है जो केंद्रक के चारों ओर रहता है। दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच की जगह को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। केंद्रक झिल्ली की बाहरी परत अंतर्द्रव्य जालिका से, जबकि भीतरी परत क्रोमैटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं जिन छिद्रों से कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच पोषण आदान प्रदान होता है। अगला है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को ही केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस द्रव्य में मुख्य रूप से प्रोटीन, फास्फोरस तथा न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। क्रोमैटिन जाल। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों का बना जाल क्रोमैटिन जालिका कहलाता है। यह जालिका कोशिका विभाजन के समय काफ़ी
स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। क्रोमैटिन जालिका में हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए आदि से मिलकर वो बना होता है। केंद्रक द्रव्य में ही क्रोमैटिन जालिका दो तरह के होते हैं। एक जालिका बिखरा हुआ रहता है जिसे यूक्रोमैटिन कहते हैं तथा एक जालिका बहुत ही सघन और सख्त रहता है जिसे हेक्रोक्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन सक्रिय रहते हैं जबकि हेक्टोक्रोमैटिन निष्क्रिय होते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, तब इसे गुणसूत्र कहा जाता है। केंद्रिका न्यूक्लियस केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज फॉन्टाना के द्वारा किया गया था। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है और यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका को सहायता प्रदान करता है। कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्य एवं गतिविधियों को नियंत्रण केंद्रक द्वारा ही किया जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। अगला हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, इसमें इसके क्या क्या कार्य हैं और इनको हम कैसे अलग करके पढ़ते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे हम देखने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अब तक कोशिका के बारे में जितनी भी जानकारी हम लोग प्राप्त किए हैं वह विकसित कोशिका के बारे में थे। विकसित कोशिका ही यूकैरियोटिक कोशिका है जो सभी पौधे तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जो जीव पहली बार अवतरित हुए उनकी कोशिका यूकैरियोटिक की तरह नहीं थे। उनमें कई कोशिकीय संरचना का अभाव था। इस तरह के कम विकसित कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। कम विकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जीवाणु में इसी तरह का कोशिका पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर देखिएगा तो प्रोकैरियोटिक जो है प्राचीन तथा कम विकसित कोशिका है, आकार भी छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है और प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक युक्त कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी का माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्प्रद्रव्य जालिका का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक में सभी संरचनाएं मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहता है, इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं और इसका डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन रहता है। प्रोकैरियोटिक 70S राइबोसोम उसमें पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होते हैं जबकि यूकैरियोटिक में यह उपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है परंतु सेलुलोज की नहीं बनी होती। यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगला देखते हैं
अगला क्या है, प्लांट और एनिमल कोशिकाएं। पादप तथा जंतु दोनों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक है और लगभग इन दोनों की कोशिका समान है। कुछ कोशिकीय संरचना की दृष्टिकोण से पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर होते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य अंतर की अगर हम बात करें तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका के बाहरी परत कोशिका भित्ति की होती है, जबकि जंतु कोशिका की कोशिका भित्ति उसमें नहीं होता और जंतु कोशिका की बाहरी परत पर कोशिका झिल्ली होता है। पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका के तुलना में बड़ा होता है। पादप कोशिका में वृद्धि कोशिकाओं के आकार बढ़ने से होता है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका नियमित आकार का होता है, जबकि जंतु कोशिका की आकृति अनियमित होती है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका की रसधानी काफ़ी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका की रसधानी काफ़ी छोटी होती है। पादप कोशिका में ऊर्जा भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला जो डिफरेंस है वो पादप कोशिका में सिलिया जैसे प्रचलन अंगक का निर्माण नहीं होता है, जबकि सिलिया केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। अगला विसरण और परासरण को देखते हैं, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। पोषक पदार्थों का सजीवों के प्रत्येक कोशिका में पहुंचना तथा कोशिका में अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य हेतु सजीवों में परिवहन तंत्र बने होते हैं, यानी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बना होता है। पदार्थों के परिवहन में विसरण तथा परासरण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। विसरण तथा परासरण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न होता है। विसरण की बात करें तो यह द्रव, गैस तथा विलेय के अणुओं का उनके सांद्रण अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण की यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान में समान रूप से नहीं फैल जाएं। विसरण करने वाले प्रत्येक अणु उन सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैलते रहते हैं जहां उस अणु की सांद्रता कम होती है। प्रत्येक पदार्थ का विसरण उसी तंत्र सिस्टम में होने वाले अन्य पदार्थों के विसरण पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र होता है। विसरण का उदाहरण आपको बस ध्यान रखना है, विसरण द्वारा गैस का आदान प्रदान कोशिका का बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन विसरण द्वारा ही जलवाष्प में बदलते हैं, बाहर निकालते हैं और विभिन्न पोषक पदार्थों को बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण द्वारा ही ग्रहण करता है। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैल जाती है। स्वच्छ जल से भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। यह भी विसरण का ही एग्जाम्पल है। विसरण की क्रिया धीमी गति से होती है तथा इसके लिए कोशिका का जीवित होना जरूरी है। विसरण द्वारा स्थानांतर
एक कोशिका से दूसरी कोशिका में यह कम दूरी तक ही होता है। विसरण की दर पदार्थ के आकार पर निर्भर करता है। छोटे आकार के पदार्थ का विसरण तेज गति से, जबकि बड़े आकार की धीमी होती है। परासरण की अगर हम बात करें, परासरण की प्रक्रिया में जल विभाजक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण द्वारा जल अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तब तक गमन करते हैं जब तक अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ जल की मात्रा संतुलित न हो जाए। परासरण दाब, परासरणी दाब विलयन उत्पन्न वह दाब है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाले जल या विलायक के गमन को रोक देते हैं। परासरण दाब विलयन में उपस्थित विलयक के अणुओं का सीधा समानुपाती होता है। परासरण के उदाहरण, परासरण द्वारा पौधे अपनी मूल रूम को भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे की कोशिका में जल का संचयन परासरण द्वारा होता है। परासरण के द्वारा विभिन्न अंग रहते हैं जिससे वह अपनी इच्छा से अपनी कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। पौधे की पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण परासरण द्वारा ही होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र खुलने तथा बंद में परासरण की मुख्य भूमिका होती है। अगला देखते हैं परासरण का कोशिका के साथ संबंध। प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव होता है, ये सबों को पता होगा, जिसकी कोशिका एक निश्चित परासरणी दाब होता है। कोशिका में पाए जाने वाले विलयन की तुलना 3 प्रकार के विलयनों से करने पर जो परिणाम निकल के सामने आता है वह इस प्रकार है। समपरासरी विलयन, ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता या परासरण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान होती है, समपरासरी विलयन कहलाता है। आपको बस इसके प्रकार याद रखने हैं, ये नाम से ही स्पष्ट है। समपरासरी विलयन में कोशिका को रखने पर जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, फलस्वरूप कोशिका के आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अल्प परासरी विलयन में जो है परासरण दाब कोशिका रस से कम होता है। अल्प परासरी विलयन में कोशिका को रखने से जल बाहरी विलयन कोशिका में प्रवेश करने लगता है, जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन बढ़ जाता है। अल्प परासरी विलयन में जल का कोशिका में प्रवेश करना अंतःपरासरण कहलाता है। अति परासरी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता एवं परासरण दाब कोशिका से अधिक होता है, इसे अति परासरी विलयन कहते हैं। अति परासरी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर का जल निकलकर बाहर आ जाता है, जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन घट जाता है। अति परासरी विलयन में कोशिका को रखने से कोशिका का जल बाहर निकलना बाह्य परासरण कहलाता है। बाह्य परासरण के कारण कोशिका का जीव द्रव सिकुड़ने लगता है और कुछ समय तक जीव द्रव संकुचित होकर कोशिका का एक कोने में कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी हुई नजर आती है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव संकुचन कहते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद, अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिससे गोंद, स्टार्च, गिलेटिन, लकड़ी, बीज, सूखे बीज जल अवशोषित कर फूल जाते हैं। अंतःशोषण से क्या होता है, यह चीज़ों को फुला देता है। सक्रिय परिवहन जब पदार्थों में स्थानांतरण में ऊर्जा खर्च होता है,
इस परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं। अगला निष्क्रिय परिवहन, इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होता है। दूसरा अगला है एंडोसाइटोसिस। एक कोशिकीय जीव की कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बना देता है कि वह बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण कर सके। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न इसी कार्य को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जीव द्रव्य संकुचन, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अगर अल्प पराशरी विलयन में रख दे तो अंतः परासरण के कारण जीव द्रव्य पुनः अपने पहले वाले स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रक्रिया को जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। अगला देखते हैं सेल डिवीज़न। अगला है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की बात करें तो कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम नए कोशिका के निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के द्वारा होता है और इसमें केंद्रक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पुराने अथवा पैतृक कोशिका से नए अथवा संतति कोशिका का निर्माण होता है। इसे ही हम कोशिका विभाजन कहते हैं। जीवन की निरंतरता कोशिका विभाजन पर ही निर्भर है, क्योंकि कोशिका विभाजन के द्वारा ही नए कोशिका बनते हैं, पुनः कोशिका का समूह बनता है, अंततः जीव का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। एक होता है असूत्री एमाइटोसिस, एक होता है माइटोसिस समसूत्री और एक होता है मियोसिस या अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन में सबसे पहले केंद्रक लंबा होता है, फिर बीच से टूटकर 2 भागों में बंट जाता है। इस तरह के केंद्रक में 2 केंद्रक पाया जाता है। इसके द्वारा कोशिका द्रव को 2 भागों में विभाजन होता है और प्रत्येक भाग एक केंद्रक को घेरकर 2 कोशिकाएं बना लेती है। असूत्री कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम का निर्माण होता है और ना ही केंद्रक झिल्ली का लोप होता है। जीवाणु या रोगग्रस्त कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टेयर फ्लेमिंग ने किया था और ये जो है आपको जंतु और पौधों की कायिक कोशिका में होता है। इसकी 2 अवस्था होते हैं। पहला कैरियोकाइनेसिस। इस अवस्था में क्या है कि कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है और कैरियोकाइनेसिस अवस्था में 4 अवस्थाएं से वो होकर गुजरती है। यह 4 अवस्थाएं क्रमिक रूप से हैं। पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अगला जो अवस्था है कोशिका विभाजन का वो है साइटोकिनेसिस। इस अवस्था में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। यह अवस्था कैरियोकाइनेसिस के समाप्त होने के बाद शुरू होता है। यह अवस्था पौधों तथा जंतुओं में एक समान रूप से नहीं होता है। जंतु कोशिका में टेलीफेज अवस्था के बाद कोशिका द्रव बीचों बीच अंदर धंसकर 2 भागों में बंट जाता है। पादप के कोशिका द्रव अंदर की ओर धंसकर विभाजित नहीं होती है। पादप के कोशिका द्रव के मध्य एक कोशिका पट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद सेल प्लेट के दोनों ओर सेल्यूलोज की दीवारें बन जाती है और अंततः कोशिका द्रव 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है। इस तरह कैरियोकाइनेसिस तथा साइटोकाइनेसिस अवस्था के बाद एक कोशिका से 2 कोशिका बनते हैं और प्रत्येक में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। नए बने कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होती है जितनी जनक कोशिकाओं में होती है। जीवों के पुनरुद्भवन तथा घाव का बढ़ाव कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही होता है। अगला है अर्धसूत्री विभाजन, मायोसिस सेल डिवीज़न। यह विभाजन जनन कोशिका, अर्धसूत्री जो है ये जनन कोशिका के परिपक्व हो जाने पर होता है और यह जनन कोशिका में होगा, जिसके फलस्वरूप
अगुणित युग्मक जैसे शुक्राणु कोशिका, अंडाणु कोशिका बनते हैं जो जनन की प्रक्रिया में होने वाले निषेचन में भाग लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में संपन्न होता है। पहला चरण को रिड्यूशन डिवीज़न या मियोसिस 1 कहते हैं। दूसरा चरण को होमैटिक डिवीज़न या मियोसिस 2 कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का रिड्यूशन डिवीज़न का प्रथम विभाजन निम्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1। अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम चरण के प्रोफेज अवस्था में निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। इसको याद नहीं रखना है, लेंटोन जेंटोन इस तरीके का होता है। मियोसिस सेकेंड अवस्था मियोसिस डिवीज़न की तरह ही संपन्न होता है। इस द्वितीय चरण में निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं, इसको याद नहीं रखना है। मियोसिस 2 होने पर भी 2 नए कोशिकाएं बनती है। यहाँ से चीज़ों को याद नहीं रखना। लास्ट लाइन याद रखेंगे कि मियोसिस डिवीज़न से बने अगुणित कोशिकाएं निषेचन के दौरान आपस में मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं या द्विगुणित कोशिका में बदल जाते हैं। इस तरह गुणसूत्रों को आपस में मिलने से ही उनकी नवीनता आती है जो सजीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है। यही विभिन्नताएं पृथ्वी पर विकासवाद का कच्चा पदार्थ है। और देखिए यहाँ पे आपका पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आप देखिए कि ये थोड़ा लेंदी है। चलिए हम फटाफट इसको हम रिवाइज़ करते हैं, अभी तक क्या हमने पढ़ा है। ठीक, एकदम जल्दी से देखिए। कोशिका क्या है? जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शरीर का सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क का सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका। और मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु और मानव कोशिका का सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन। ठीक, अमीबा जो है, अमीबा तथा मनुष्य को WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है और इसका आकार बदलते रहता है। कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। ठीक, कोशिका का विकास क्रम हमने देखा कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने किया। इस तरीके से फिर हम आ गए थे कोशिका की संरचना। देखिए स्लाइडन स्वान की थ्योरी को भी हमने देखा। इसके बाद कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। इस तरीके से हमने जो पहला चैप्टर है उसको यहाँ पे हम जिसको साइटोलॉजी कहते हैं उसको ख़त्म किए। देखिए बेसिकली क्या है कि जो हम ये पढ़ते हैं स्टडी ऑफ सेल, इसमें एक बकेट में ही होता है लाइसोसोम, फिर यहाँ पे बहुत सारा चीज़ होगा, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इस तरीके से। अब बीच में न्यूक्लियस होता है। तो चलिए अब हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और जो बने हैं, और उस प्रश्न श्रृंखला में घटना चक्र, लूसेंट और हर एक एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर भी सम्मिलित होगा। तो आप इसको पहले पढ़ें और फिर उसमें जो दिया गया क्वेश्चन जो कराया जाएगा उसको ध्यान से देखें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।